नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने आज सीटों का ऐलान कर दिया कि राजद कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, वो सीटें कौन सी होंगी, आरएलएसपी किस सीटों से चुनाव लड़ेगी, वो स्थान कौन सा होगा। यानी तमाम जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनके स्थान को आज सुनिश्चित कर दिया गया है। मगर सवाल आज का ये है कि कुछ सीटें जो हैं उसमें उनको अभी तक खाली क्यों रखा गया है, और साथ में महागठबंधन ने किस जातीय समीकरण के साथ अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। हमारे साथ हमारे विश्लेषण के लिए हमारे सहयोगी अमित हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या समीकरण है अमित महागठबंधन का। देखिए, महागठबंधन ने इस बार जो दावेदारी पेश की है वह फिर से लालू जी की पुरानी राजनीति के तहत दावेदारी पेश कर रही है। वही MY समीकरण की बहुलता और सवर्णों को, खास करके राजपूत छोड़ के शेष सवर्णों को दरकिनार कर देना और नए समीकरण बनाने की एक बार कोशिश भी की गई है, लेकिन वो कितने सफल हैं अब इससे आप ये समझिए कि 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त न लालू प्रसाद, न कांग्रेस और न ही मांझी और न ही सनफ मल्लाह किसी ने किसी कुशवाहा को नहीं दिया। मतलब कुशवाहा को मान लिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा के उनको मिल गई कुशवाहा की ठेकेदारी। सहनी मिल गई सनफ मल्लाह को ठेकेदारी। सनफ मल्लाह ने 2 टिकट दिया सहनी को और किसी दल ने सहनी को नहीं टिकट दिया। यादव की ठेकेदारी लालू जी के पास ही रहे। उन्होंने 8 यादवों को उतारा। 1 यादव माले से है और एक टेक्निकली तो यादव नहीं है, लेकिन रंजीत रंजन जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वह पप्पू यादव की पत्नी हैं, इस नाते उनको यादव माना जाता है। लेकिन वो हैं टेक्निकली वो पंजाबी हैं, सिख हैं और इस लिहाज से तो वो यादव नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली कारण छोड़ दें, लेकिन सामान्य रूप से बिहार उसको यादव के रूप में ही देखता है। तो 40 में से 10 यादव, महागठबंधन ने 40 में से 10 यादव उतारे। 6 अभी तक जितने उम्मीदवारी जो उतरी है, जो दी गई है, उसमें से 6 मुस्लिम हैं, 4 राजद ने और 2 कांग्रेस ने दिया है। अब इसके अलावा आप देखिएगा कुशवाहा को छोड़ दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को भरोसे। अब 5 में से कितने कुशवाहा उतारते हैं ये गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। जब अगर वो फैसला करेंगे उपेंद्र कुशवाहा तभी उसके सामने आएंगे। आप अति पिछड़ा में देखिएगा, एक मांझी ने उतारे हैं अति पिछड़े को, 2 सनफ मल्लाह ने उतारे हैं सहनी बिरादरी के, और 19 में से मात्र 1 अति पिछड़ा को लालू प्रसाद जी ने टिकट दिया है। मतलब कुल अति पिछड़ा टिकट अब यह जोड़ लीजिए तो आपको लगेगा कि 2, 1, 3, 1, 4, मतलब 40 में से 4 अति पिछड़ा को इन लोगों ने टिकट दिया है। वहीं आप उसके बरक्स देखिए तो जदयू और NDA ने 7 अति पिछड़े को टिकट दिया है। आप यह समीकरण आप जो समझते हैं, यह समीकरण बता रहा है कि किस तरह से लुंज पुंज व्यवस्था हावी है इनके टिकट वितरण में। किसी भी समाज को, अब देखिए कांग्रेस का जहाँ तक है, कांग्रेस ने 1 राजपूत दिया, 1 भूमिहार दिया है, 1 यादव जो टेक्निकली यादव नहीं है लेकिन अगर यादव कोटे में माना जाए तो 1 यादव, 2 दलित, 2 मुस्लिम, 1 कास्ट संभावित हैं पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, और 1 सीट जो वाल्मीकि नगर है उसमें स्पष्ट नहीं है। वाल्मीकि नगर में पिछली बार भी कांग्रेस ही लड़ी थी और पूर्णमासी राम लड़े थे, बहुत अच्छा वोट लाए थे वो। लेकिन वहाँ कीर्ति झा आजाद लड़ते हैं या किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया जाता है या फिर से पूर्णमासी राम पर ही कांग्रेस भरोसा जताती है। ये देखने वाली बात होगी। अगर पूर्णमासी राम को दिया जाएगा तो ओपन सीट से फिर एक बार कांग्रेस एक और दलित नेता को उतारेगी, या अगर ब्राह्मण को दिया गया तो फिर तो ब्राह्मण के कोटे में जाएगा। लेकिन आप इस पूरे आंकड़े को अगर एनालाइज करते हैं तो फिर से वही MY समीकरण के ही इर्द गिर्द टिकी हुई नज़र आती है। आपको देखिए कि न किसी ब्राह्मण को टिकट दिया इन्होंने अभी तक। जो 35 सीटें जो 34 सीटें जो बट गई, जो क्लियर हो गया कि 34 सीटें नहीं 33 सीटें, एक सहनी जी के यहाँ वो मधुबनी सीट बच गई है, एक कांग्रेस की वाल्मीकि नगर सीट बच गई है, पटना साहिब सीट बच गई है और 5 उपेंद्र कुशवाहा की, मतलब 8 शिवहर भी अभी खाली है। 8 शिवहर भी खाली है।
हाँ, एक और रोचक तथ्य आपने कहा कि शिवहर खाली है, वो राजद की सीट शिवहर खाली है, वो सीट उनके घर में फंसा हुआ है। तेज प्रताप अपने भाई से 2 सीट मांगे थे, एक जहानाबाद और एक शिवहर। शिवहर में अंगेज सिंह अंगराज के लिए वो सीट मांग रहे थे। अंगेज सिंह अंगराज कौन है? तो वह वहाँ के स्थानीय हैं, लेकिन बेसिकली वह तेज प्रताप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तेज प्रताप के अगल बगल में जितने बाउंसर दिखाई पड़ते हैं वो योगेश सिंह अंगराज के ही दिए हुए हैं। तो वो योगेश सिंह अंगराज के लिए चाहते थे और एक जहानाबाद चाहते थे। जहानाबाद में तो उनको दरकिनार कर दिया गया, जहानाबाद में उनका नहीं चला, वहाँ सुरेंद्र यादव पुराने उम्मीदवार को ही दे दिया गया। यो अंगराज के लिए, अंगेज सिंह अंगराज के लिए वो सीट अभी उस पर तय नहीं किया गया है। वहाँ रामा सिंह भी दावेदार हैं। अब अंगराज को अगर अंगराज को दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी अभी पार्टी और परिवार में मतैक नहीं बना है। तो ये अगर नहीं मिलता है तो तेज प्रताप क्या बगावत कर सकते हैं क्या परिवार से, पार्टी से? बगावत तो वो कर ही दिए हैं, बार बार बोल ही रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दिए हैं छात्र के प्रभारी से। बार बार घर में मतलब उन्होंने लिखा नादान ना समझे मुझे कोई। बार बार घर में वो बखेरा खड़ा कर ही रहे हैं, अपना सवाल उठाए रहे हैं, अपना उनका निजी परिवार भी टूट ही गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो बता ही रहे हैं कि वो बगावत की ओर मुखातिब हैं और उनका इस्तेमाल मीसा भारती करती हैं और उसका इस्तेमाल करके मीसा भारती ने टिकट ले लिया। मीसा भारती ने टिकट ले लिया। तेजस्वी के बारे में कहा जाता है कि अपनी बहन को टिकट देने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, लेकिन तेज प्रताप के दबाव में और तेज प्रताप का खेमा मीसा भारती को भी साथ लेके ज़्यादा मजबूत न हो जाए, इसलिए उन्होंने एक बहन को तो टिकट दे दिया है। अब यहाँ ये है कि तेज प्रताप को संतुष्ट किया जाता है या नहीं, क्योंकि रमा सिंह भी लालू दरबार में हाजिरी बजा रहे हैं। वो अपने जो वहाँ पहुँच पकड़ बना रहे हैं। अब उनका क्या होता है, ऐसे राजन तिवारी भी यह किए थे। राजन तिवारी बहुत सेवा कर चुके हैं लालू जी की, लेकिन उन्हें तो मिला नहीं। अब रमा सिंह सेवा कर रहे हैं, रमा सिंह को मिलता है कि नहीं मिलता है मेवा, सेवा तो ये दिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि नहीं मिलता है। लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि जो अति पिछड़ा है, दलित है, लालू प्रसाद को मसीहा, मतलब लालू प्रसाद ने जब से राजनीति चालू की उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के नेता हम हैं, लेकिन अभी आंकड़ा जो आया वो 3 और नीतीश कुमार की तरफ 7 लोग। देखिए लालू प्रसाद इधर 4 है, इधर 4 टोटल महागठबंधन में 4 है। लेकिन लालू प्रसाद, यह बात अवश्य है कि 1990 से 95 तक वो सही में पिछड़ों के नायक थे। पिछड़ा समाज उन्हें अपना नायक मानता था, वो पिछड़ों के नायक थे और दलितों के भी थे, अल्पसंख्यकों के भी थे। लेकिन आज की तारीख में वह यादवों के नेता के तौर पर ज़्यादा जाने जा रहे हैं। अब वह साबित भी कर रहे हैं बार बार। आप यह देखिए, जिस पार्टी को 19 सीट लड़ना हो, अगर वह 8 एक जाति को दे 19 में से 8 यादव अगर उतारे तो इसका क्या मतलब है? तो यह उनकी मतलब सामाजिक न्याय की धारा को अवरुद्ध करता है। आप सामाजिक न्याय करते हैं तो सामाजिक न्याय को और आगे ले जाइएगा। यादव की अगर आबादी 10-11% 12% है तो 12% के लिहाज से उनकी सीट कितने बनती है? 4 से 5। आप उनको दे रहे हैं 20 सीट, 20% सीट दे रहे हैं, 20% सीट दे रहे हैं। आप ये 17% मुस्लिम का है तो आप उनको मात्र पूरे गठबंधन में 6 सीट दे रहे हैं। लेकिन यादव जो उनसे बहुत कम है उनको आप दे रहे हैं अधिक सीट, उन्हें आप दे रहे हैं 1/4 सीट। तो ये दोहरी राजनीति दिखती है तेजस्वी की भी, जो लगातार हंगामा खड़ा कर रहे थे कि तेजस्वी बेसिकली जितकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ पे ये प्रूफ रॉन्ग हो रहा है। नहीं, एकदम प्रूफ रॉन्ग हो रहा है, एकदम प्रूफ रॉन्ग हो रहा है। तो मतलब दोहरापन है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव। आपने अभी तक एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, कुर्मी को आपने मान लिया कि नीतीश कुमार का है। आपने अति पिछड़ा में अभी तक कोई धानुक का उम्मीदवार सामने नहीं आया है, किसी धानुक उम्मीदवार को आपने दिया है। धानुक की बड़ी आबादी है। किसी केवट का मतलब कामत को नहीं दिए हैं, कामत के पूरे मतलब जो कोसी अंचल है उसमें बड़ी आबादी है, आपने उसको भी नहीं दिया है। आप यह अगर देखिएगा
तो बहुत बड़ी तादाद में आप जो दलित सीट दे रहे हैं उसमें से किसी पासवान को आपने टिकट नहीं दिया है। पासवान को मान लिया कि आपकी रामविलास पासवान के खेमे में है। मतलब यह मानना कितना खतरनाक है कि कुशवाहा है तो उपेंद्र कुशवाहा का है, यादव है तो लालू प्रसाद का है, सहनी है तो सनत मल्लाह का है, ब्राह्मण है तो बीजेपी के ही खाते में रहेगा। मतलब ये आप यह देख लीजिए कि इसी तरह से कुर्मी है तो नीतीश कुमार के ही पास रहेगा, पासवान है तो रामविलास के पासवान के ही पास रहेगा। यह कितने खतरनाक बात है। आप एक जातीय उन्माद पैदा करने वाली स्थिति है कि मतलब किसी खास जाति के लिए कोई खास पार्टी है, उसके अतिरिक्त वो किसी दूसरी ओर नहीं जा सकता है। यह मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। अच्छा जी, ये बात आपने बताई, क्या दिख रहा है आपको? दोनों तरफ से सब कुछ सामने आ गया, कैंडिडेट सामने आ गए, तो पलड़ा क्या किसका भारी दिखता है? देखिए, पलड़ा किसका भारी दिखता है यह तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले मैदान में जाने दीजिए, उम्मीदवार को उतरने दीजिए, उम्मीदवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार और उतरता है वो भी देखिए। क्योंकि अभी देखिए कटिहार में बागी उम्मीदवार थे अशोक अग्रवाल बीजेपी के, वहाँ यह लग रहा था कि वहाँ कांग्रेस वो सीट अब आसानी से निकाल लेगी, क्योंकि अशोक अग्रवाल वहाँ एक उन्मादी चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, कट्टर हिंदुत्व के चेहरा बन गए थे पिछले कुछ दिनों से। तो अब वो जो भी वोट लेते तो वो बीजेपी को नुकसान होता, और इस लिहाज से वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मानी जा रही थी। लेकिन अब वहाँ मुख्यमंत्री नित्यानंद राय कल गए थे मनाने, उनको नहीं मना पाए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने फ़ोन करके उन्हें मना लिया है, तब वो उम्मीदवारी वापस लेने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा वहाँ फिर मुकाबला आमने सामने का और कड़ा हो जाएगा। नहीं तो यह माना जा रहा था कि अगर अशोक अग्रवाल लड़ते तो वो मतलब शरद यादव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव उनके मुकाबले उतरे हुए हैं, और उधर से दिनेश चंद्र यादव हैं। वहाँ जो कोसी अंचल में कोई सीट नहीं दिख रहा था एनडीए को मिल सकता था, वो सीट अब दिख रहा है कि वो एनडीए के पाले में जा सकता है। हाँ, अब ये है कि महागठबंधन से सुपौल में रंजीत रंजन को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया गया, तो थोड़ी मजबूत हुई हैं अब वो उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी हुआ है। लेकिन वहाँ अति पिछड़ा का बहुत मत है। अगर वह और जो बीजेपी का समर्थक वोटर है, अगर वह एकजुट रहा, वहाँ भी चुनौती कम बड़ी नहीं है। अब यही देख लीजिए खगड़िया की सीट है। खगड़िया यह माना जा रहा था कि महागठबंधन जिसको उम्मीदवार बनाएगा खगड़िया सीट निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि महबूब अली कैसर के खिलाफ एक माहौल वहाँ था। महबूब अली कैसर के विरुद्ध में एक माहौल था कि वो न क्षेत्र में आते हैं, न संसद में बहुत सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में विकास के मसलों पर भी उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से वो सीट जो वहाँ के प्रमुख जाति है उसके बजाय एक बाहरी उम्मीदवार को दिया गया, या वहाँ के ही किसी अति पिछड़ा को नहीं दे करके एक बाहरी उम्मीदवार को दिया गया है, सनत मल्लाह को। तो वो सनत मल्लाह वहाँ क्या कर पाएंगे, यह एक सवाल है। अभी सुनने में आया है कि वो रणवीर यादव के यहाँ गए हैं और रणवीर यादव की पत्नी को मतलब ये कर रहे हैं कि हमारा समर्थन दीजिए। उसने घोषणा कर दी है, रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव ने यह घोषणा कर दी है मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर, कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगी, वो घर बैठेगी और वो लोग एक तरह से अब एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी बहन जदयू की विधायक है पूनम देवी यादव। इस लिहाज से अब वहाँ ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है यादवों की, एक बड़ी तादाद है मुस्लिम की, और दूसरी जातियों की बहुत संख्या है। लेकिन सनत मल्लाह का कोई संगठन नहीं है। आरजेडी के लोग उनके कितना समर्थन करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और कृष्णा कुमारी यादव के बागी होने के बाद से अब उनके लिए मुश्किल थोड़ी हो रही है। अब वो मनाने पहुँचे हैं कृष्णा कुमारी यादव के घर पर। अब क्या मोल भाव होता है, क्या करते हैं पता नहीं, वो किस तरह से मनाने का प्रयास, उनका तो एक ही जरिया है मनाने का। सनत मल्लाह के बारे में जो कहा जाता है मनाते हैं बहुत अलग तरीके से। अब रणवीर यादव के परिजन इस पर मानते हैं कि नहीं, क्योंकि वो उनका एक दावा वहाँ मजबूत था, बहुत कम वोट से पिछले बार हारे थे, 40-50 हज़ार के करीब था उनका अंतर। अब उनका था कि इस बार हम सांसद निश्चित रूप से बनेंगे। अब उनका टिकट जो कट गया है तो वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं। अब जैसे आप मान लीजिए, देखिए कि उजियारपुर सीट है, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ किसको उम्मीदवार बनाते हैं, चर्चा है कि खुद लड़ेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ के यादव मतदाता, जो आरजेडी का कोर वोटर है, जिसको कहा गया है कि आरजेडी के ही पाले में रहता है, एक माहौल बना दिया गया है, तो क्या वह राजद का कोर वोटर यादव वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को मदद करेगा?
कि वो नित्यानंद राय के पाले में फिर से चला जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ से अमूमन राजद के उम्मीदवार होते थे आलोक मेहता से वो सीट लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई है। तो क्या वहाँ के जो वोटर हैं वह उपेंद्र कुशवाहा को मदद करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इस तरह से बहुत सारी मतलब बहुत खींचतान है। तो तमाम आपने हमारे विश्लेषण में सुना कि जो विश्लेषण हुआ आज का हमारा महागठबंधन के सीट के बंटवारे को लेकर के कि क्या जातीय समीकरण है, कितने सीट किसको मिली और साथ में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, तमाम बातें हमने आपको बताई। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।